नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज क्लास 11th वालों के लिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये वीडियो स्पेशली क्लास 11th वालों के लिए होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी तक मूल कॉन्सेप्ट में कुछ वीडियोस अपलोड किया है, जिसमें अगर आपको याद हो तो हर एक वीडियो में मेरे एक एक टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। तो जो लोग मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा बस उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, ताकि औरों को भी फायदा मिले। देखिए, इस टाइम पर ऑनलाइन क्लासेस में जो प्रोवाइड करा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि सभी बच्चों का नुकसान ना हो, उनका बेनिफिट हो। और इस टाइम पे मैं क्लास 11th के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ, मूल कॉन्सेप्ट का ये वीडियो है, और इस वीडियो में भी आप एक टाइप के न्यूमेरिकल्स को सीखेंगे। आप सभी लोगों को मैं यहाँ ये बताऊंगा कि हम केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। जो आज का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके यहाँ बोर्ड पेपर में आते हैं, वैसे भी कंपटीशन में भी आता है। और अगर आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगा तो काफी प्रॉब्लम आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता होगा, मैं उनको ये बता दूं कि मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में आप सभी लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को डिटरमाइन करने की बात समझाया था। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैं ये बताऊंगा कि हम केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। जैसे अगर हम आपसे ये बोले कि हमारे पास छोटा सा एक क्वेश्चन है, अगर हम देखें, हम सभी लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं सभी लोगों को पता होना चाहिए वो चैप्टर हमारे पास क्या है, मूल कॉन्सेप्ट। दूसरी सबसे बड़ी बात ये आपको याद होना चाहिए, क्लास 11th के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का जो टॉपिक हमारे पास है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। इनको समझने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं, थोड़ा आप इसको समझिएगा। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, यही आज आपका टॉपिक रहेगा कि हम केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि केमिकल रिएक्शन क्या है, फिर आप केमिकल रिएक्शन की जब जान जाएंगे तो उस पर न्यूमेरिकल जो भी आएगा मैं उनको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। अगर हमारे सबके माइंड में ये होता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और इस केमिकल रिएक्शन, तो आप सभी लोग इसे क्लास 10th में केमिकल रिएक्शन को अच्छी तरीके से पढ़ें। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है, आप बोल सकते हैं कि व्हेन टू और more than two substance interact to each other and form new substance, then we call केमिकल रिएक्शन। यानी अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन क्या है, इसका एक सिंपल सा तरीका है कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो और उसके बाद अगर किसी नए सब्सटेंस का निर्माण करेंगे तो हम उसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। और आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि जो केमिकल रिएक्शन होता है is represented by chemical equation। इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो केमिकल रिएक्शन होता है वो केमिकल इक्वेशंस के द्वारा शो किया जाता है। और अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे तो केमिकल इक्वेशन मतलब होता है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को शो कराते हैं। यानी जनरल अगर केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे तो वहां पर आप सबके पास ये मिलेगा। जनरल अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं तो उसे ऐसे शो किया जाता है, आर एरो प्रोडक्ट। आर क्या होता है, आर इज रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट क्या होता है, पी इज क्या है, प्रोडक्ट।
रिएक्टेंट मतलब होता है सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। बात ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो रिएक्टेंट होगा, और रिएक्शन के बाद जो चीज बनेगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। रिएक्टेंट आप याद रखिएगा हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड में रहेगा। अगर आपके पास एक रिएक्टेंट है तो आप ऐसे शो करिए, लेकिन अगर एक से अधिक रिएक्टेंट है तो हम उनको कैसे करेंगे, उन सभी रिएक्टेंट को हम जोड़ लेंगे। जब हमारे पास कई रिएक्टेंट रहेंगे उनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। पर इतना ध्यान दीजिएगा जितने भी रिएक्टेंट रहेंगे सबके सब लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे, और अगर प्रोडक्ट एक से ज्यादा बन रहा है तो सारे प्रोडक्ट को हम राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, शो करेंगे कुछ इस तरह से। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करें तो आप बोल सकते हैं केमिकल इक्वेशन मतलब क्या है, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, शो करेंगे। आपके माइंड में अगर ये चल रहा है कि रिएक्टेंट क्या है तो आप बोलेंगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला जो भी सब्सटेंस होगा वो रिएक्टेंट कहलाएगा, और रिएक्शन के बाद जो चीज बनेगा वो प्रोडक्ट कहलाएगा। या ऐसा बोलो बिफोर रिएक्शन जो चीज है वो रिएक्टेंट है, और आफ्टर रिएक्शन जो चीज बन गया वो क्या है, प्रोडक्ट है। इस तरह से आप सभी लोगों ने अभी क्या देखा, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। देखिए मैंने कई जगहों पे ऐसा देखा है कि केमिकल चेंजिंग अगर कहीं हो जा रहा है तो केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। केमिकल चेंजिंग का मतलब यही होता है किसी नए चीज का निर्माण। तो सिंपल सी बात होती है कि अगर आप केमिकल रिएक्शन की बात बोले हैं, इसमें क्या होता है, किसी न किसी नए चीज का क्या होता है, निर्माण होता है। और एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम सभी लोग ये देखने वाले होंगे कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो पुराने रिलेशंस टूट जाते हैं, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, और किसी नए बॉन्ड्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इस तरह से आप सभी लोग केमिकल रिएक्शंस को समझें, केमिकल इक्वेशंस को समझें, और मैं इनको इसलिए बताया क्योंकि हम सभी लोग अब न्यूमेरिकल समझने वाले हैं जो बेस्ड होगा केमिकल इक्वेशन। हमने जो अभी केमिकल इक्वेशन की बात किया है, इसके लिए मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है ये हमारे पास दो तरह का पाया जाएगा। एक आपके पास कहा जाएगा बैलेंस, और एक कहा जाएगा अनबैलेंस। यानी अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, इस तरह से आप सभी लोग ध्यान में रखें। अब आपसे अगर कोई कहता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है या अनबैलेंस क्या है, मैं उनको भी बता देता हूं। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, मान लीजिए हमारे सबके पास एक एग्जांपल है, ये पोटेशियम क्लोरेट है। आप थोड़ा नाम भी इसका ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास क्या है, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। और इस पोटेशियम क्लोरेट को हम हीट कर रहे हैं। आप कोशिश करिएगा इसकी फिजिकल स्टेट भी दिखाया जाए, कोशिश ऐसा करिए कि इसकी फिजिकल स्टेट भी दिखाया जाए। ये एरो क्या होता है, ये बताता है प्रोडक्ट की डायरेक्शन। ये जो इसका हेड है ये बताता है प्रोडक्ट की डायरेक्शन। बात समझ में आए, या रिएक्शन की डायरेक्शन को एरो बताता है। यहां पर KCl सॉलिड फेज में और ऑक्सीजन ये आपका गैस फेज में। कभी कभी आप देखेंगे गैस के लिए ऊपर की तरफ ऐसे एरो लगा दिया जाता है। आप आगे चल के एक एक चीजें आप सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो थोड़ा सा देखिएगा, ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में रखा गया है, मैंने हमेशा बोला है लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा जो रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। मतलब जो पोटेशियम क्लोरेट है वो एक रिएक्टेंट है, और जो राइट हैंड साइड में लिखा गया है हम सभी लोग उसे क्या नाम देते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। यानी पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन क्या है, प्रोडक्ट है। नाम इसका क्या है, अभी मैंने आपको बताया पोटेशियम क्लोराइड। और ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे दुनिया में सबसे ज्यादा यूजफुल और रिक्वायरमेंट वाला गैस ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हमारा जीवन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम सभी लोग इसे कह सकते हैं ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये केमिकल इक्वेशन है लेकिन ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब यहां पर छोटी सी बात होती है, व्हाट इज अनबैलेंस
केमिकल इक्वेशन। देखिए अगर हम इनकी बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एटम, ठीक है, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है, जो रिएक्टेंट हमारे पास है और जो प्रोडक्ट हमारे पास है, इन दोनों का नंबर जो है अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो हम सभी लोग उससे क्या कहेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अब मैं इसको प्रूफ करता हूं। आप देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखिए पोटेशियम कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 3 है, राइट। और उसकी जगह राइट हैंड साइड में आप देख लीजिए तो राइट हैंड साइड में पोटेशियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं, क्लोरीन 1 है, कोई दिक्कत नहीं, बट ऑक्सीजन आपके पास कितना है, 2 है। देख लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर बैलेंस में नहीं है। मैं आपको इतना बता देता हूं कि अगर एक भी एटम बैलेंस नहीं होगा तो आप समझिएगा वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। आप समझ चुके होंगे कि ये एक टाइप का कैसा है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब अगर आप इसको बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड को अपनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हिट एंड ट्रायल मेथड को अपनाया जाता है। ये मेथड क्या मतलब रखता है, ये मेथड आपको ये बताता है कि हम सभी लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, आजमाएंगे, इस पे हिट करेंगे कि हम क्या करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, क्या करें कि ये बैलेंस हो जाए। आइए देखते हैं कैसे बैलेंस होता है, तो थोड़ा आप उसको भी समझिएगा। ये आपके पास अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब हम इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो आपके पास क्या आएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे अगर हमने यहां पर थोड़ी देर के लिए अगर इसी रिएक्शन को मैं इस तरह से लिखूं, 2KClO3 2KCl प्लस 3O2, तो आप सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे कि ये पूरा रिएक्शन आपका क्या है, बैलेंस है। ये इक्वेशन आपके पास क्या कहलाएगा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। और याद रहे बैलेंस केमिकल रिएक्शन को एक नाम और दिया जाता है, स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन। क्या नाम दिया जाता है, स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगा हम उसी को क्या नाम देते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन। स्टैच्यू मतलब क्या होता है, एकदम कांस्टेंट फिक्स हो जाना। तो ये आपके पास एकदम बैलेंस है। स्टैच्यू मतलब क्या होता है, बैलेंस ही होना, अपने आप को एकदम सेटल करना। तो ये आपके पास कह सकते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन में अगर आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो जैसे ये आपके पास 2 है, ये 2 है, ये 3 है, यानी रिएक्टेंट के सामने देखो कुछ नंबर है, प्रोडक्ट के सामने भी कुछ क्या है, नंबर है। हम सभी लोग इन नंबर्स को क्या नाम देते हैं, इन्हें कहते हैं स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या नाम दिया जाता है, स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसे हम क्या कहेंगे, स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के लिए एक बात सत्य है कि स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमेशा एक लेस नंबर में रहेगा, मिनिमम नंबर में रहेगा। इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा, स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमेशा कैसा रहेगा, लीस्ट नंबर रहेगा, सबसे कम नंबर में रहेगा। क्योंकि आप सभी लोग ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है, बच्चे ऐसा कहते हैं कि अगर मैं यहाँ 4 कर दूं, यहाँ 4 कर दूं, यहाँ 6 कर दूं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका स्टैचियोमेट्रिक 4 हो जाए, इसका 4 हो जाए, इसका 6 हो जाए, ऐसा नहीं है। स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के लिए एक बात सत्य है कि वो हमेशा लीस्ट नंबर में रहेगा। वो लीस्ट नंबर जो इस रिएक्शन को क्या कर दे, बैलेंस कर दे, हम उसे कहते हैं स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो हम सभी लोग ये सीखे व्हाट इज स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या रिएक्शन के बारे में।
अब आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल में जो चीज करना होता है, जो चीज समझना है, उसे आप अच्छी तरीके से देखिएगा। हम सभी लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में जो चीज समझना है वो टॉपिक आपके पास होता है, छोटा सा है, पर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा है। मोल एनालिसिस क्या है? मोल एनालिसिस। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, हम सभी लोग यही रिएक्शन लिखते हैं 2KClO3 2KCl प्लस 3O2। अगर अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट पे हम देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? आप कहेंगे 2 मोल KClO3 को हीट किया गया तो 2 मोल KCl मिला और 3 मोल क्या मिला? O2 मिला। आपको ये चीज समझ में आया कैसे पढ़ना है? और एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए CH4 3O2, मैं बैलेंस ही रिएक्शन लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, CO2 2H2O। और इसको बैलेंस करने के लिए आप देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2O2 करना पड़ेगा। ठीक है, आप याद रखिएगा, आप जब भी केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो केमिकल रिएक्शन मेरा बैलेंस होना चाहिए, एकदम से क्या होना चाहिए? बैलेंस। ठीक है, क्योंकि हम उन्हीं स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट की हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब क्या है? स्टैचोमेट्रिक रिएक्शन। स्टैचोमेट्रिक रिएक्शन मतलब क्या होता है? बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, देखिए 1 मोल क्या है? मीथेन है, CH4 है। 2 मोल क्या है? O2 है, बर्न हो रहा है। 1 मोल क्या मिल रहा है? CO2, और 2 मोल क्या मिल रहा है? H2O। हम इस तरह से पढ़ने का अपना तरीका अपनाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है मोल एनालिसिस, मैं उसको समझा रहा हूं। देखिए मोल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हम सभी लोग थोड़ा सा देखें कैसे लिखेंगे। जैसे ये KClO3 है, जैसे KClO3 है। अभी आपको मैंने जो बोला था कि न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे हो सकते हैं? 3 टाइप के हो सकते हैं। मेजरली देखोगे तो 3 टाइप के मिलेंगे। पहला, जैसे मैंने यहां कह दिया 2 मोल KClO3 है। अगर आपसे कहा जाए कि मैं 4 मोल KClO3 ले लूं तो मुझे कितना ऑक्सीजन मिलेगा या कितना KCl मिलेगा? ये पहले टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा कि इतने मोल KCl को पाने के लिए मुझे कितना मोल इसको लेना पड़ेगा, और अगर इतना मोल KCl मिला है इसके साथ हम कितना मोल ऑक्सीजन पाएंगे। मतलब कई टाइप के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम से हम बन सकती हैं, और आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखिएगा। तो उसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है, थोड़ा सा आप देखिएगा, ऐसे मोल एनालिसिस बनाइएगा। कैसे रिएक्शन, जैसे ये KClO3 है, कैसे बनाएंगे उसको ध्यान दीजिएगा। N फॉर मोल ऑफ KClO3 को डिवाइड करेंगे उसके स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट से, ये इक्वल होगा अगला मोल ऑफ KCl इज डिवाइडेड बाय स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट। फिर इसी तरह से मोल ऑफ O2 इज डिवाइडेड बाय स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट। बात समझ में? इसी तरह का हम इक्वेशन क्या करेंगे, बना लेंगे। और जब इस तरह का इक्वेशन बना लेंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहेगा आप उसे बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये दिया गया H2I2 2HI, ये रिएक्शन दिया गया। इसके लिए क्या कहेंगे, NH2 इज डिवाइडेड बाय 1, इसका स्टैचोमेट्रिक 1 है, बराबर होगा NI2 इज डिवाइडेड बाय 1, स्टैचोमेट्रिक कितना है? देखिए 1 ही है, ये बराबर होगा NHI इज डिवाइडेड बाय कितना? 2। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा हम कैसे इक्वेशंस को बना रहे हैं, ये चीज आपको समझ में आ रही है। और भी रिएक्शन देखिए, इस तरह से आप इक्वेशन बनाएंगे, और अगर आपको इस तरह का इक्वेशन बनाना आ गया, इस पर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल रहेगा उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। CaCO3 CaOCO2, जैसे ये आपके पास है, हम इसके लिए देखिए इसका स्टैचोमेट्रिक 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है। एक काम करिए, इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, यही इक्वेशन बनेगा NCaO दैट इज इक्वल टू NCO। यही आपके पास एक इक्वेशन क्या होगा, बन जाएगा। और भी आप देखिए, जैसे ये इक्वेशन आपके पास मिला हुआ है N2 + 3H2, इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा हमको?
NH3 इज डिवाइडेड बाय स्टैचोमेट्रिक 2, यहां पे N2 इज डिवाइडेड बाय 1, यहां पर H2 इज डिवाइडेड बाय 3। आप सभी लोगों को अगर इस तरह का इक्वेशन बनाना आ गया है तो आप इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे और इसी को कहा जाता है मोल मोल एनालिसिस। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूं, उसे आप समझिए। जैसे अगर हम आपसे ये कहें, एक क्वेश्चन में बता रहा हूं, हाउ मच ऑक्सीजन फॉर्म मिलीलीटर, ध्यान दीजिए, हाउ मच मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ 3 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट एट NTP। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बना रहा हूं, थोड़ा सा आप देखिएगा। क्वेश्चन मेरा क्या है कि हाउ मच मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ 3 मोल ऑफ KClO3 एट NTP। तो सबसे पहले तो हम सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन बनाना पड़ेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, डिकम्पोजिशन ऑफ क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है। तो अभी आपको डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट का रिएक्शन मैंने बनाया था, KCl और 3 क्या, ठीक है। अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि हम सभी लोग इस तरह का रिएक्शन पा गए, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो जो इक्वेशन बना रहे थे आप फिर से बना लीजिए। 2 यहां पर KCl is divided by 2, O2 is divided by 3। आपसे किससे रिलेटेड है, किससे रिलेशन है, ऑक्सीजन से। किससे मतलब है, ऑक्सीजन से, ठीक है। तो आप इनको इनके ऑक्सीजन के बैलेंस करिए। ये आपको पता है कितना मोल है, 3/2 इज इक्वल कितना हो जाएगा, NO2 इज डिवाइडेड बाय कितना, 3। तो आप सभी लोगों को पता चल गया ऑक्सीजन का कितना मोल हो गया, 9/2। यानी ऑक्सीजन के लिए देखो तो कितना मोल हो गया, 9/2। यानी आप बोल सकते हैं कि 9/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन बनेगा। यानी जब 3 मोल KClO3 डिकम्पोज होगा, 3 मोल, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, जब 3 मोल KClO3 डिकम्पोज होगा तो आपको 9/2 बनेगा। नहीं तो वैसे समझ लो क्या होगा, 2 मोल के डिकम्पोजिशन होने से कितना होगा, 3। आ रहा समझ में, 2 मोल के डिकम्पोजिशन होने से कितना मोल बन रहा है, 3 मोल बन रहा है। तो 1 मोल के डिकम्पोजिशन होने से क्या होगा, 3/2। तो हमारे पास कितना मोल था, 3। तो 3 मोल से क्या हो जाएगा, 3/2 × 3, और 3/2 × 3 का मतलब क्या होगा, 9/2 मोल हो गया। हमें कितना मोल O2 मिला, NTP पे पता चल गया। मुझे पता है कि 1 मोल कोई भी गैस हो NTP पर उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। यानी अगर हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व करें तो ऐसा कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ एनी गैस ऑफ 1 मोल is 22.4 लीटर एट NTP। NTP पर ये कहानी होती है। NTP पर 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4। तो NTP पर हमारे पास कितना मोल ऑक्सीजन मिल रहा है, 9/2। तो हम वॉल्यूम क्या लिख देंगे ऑक्सीजन का, तो बराबर क्या होगा, 9/2 मोल है। 1 मोल में कितना होता है, 9/2 में क्या हो जाएगा, 22.4। ये आपके पास 9 × 11 पॉइंट कितना आ गया, देख लीजिए 2, और इनको आप मल्टीप्लाई करिए 8 0 कुछ इस तरह से, तो 100.8 लीटर, इतना आपके पास आंसर है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, कैसे आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ये चीज समझ में आया।
अच्छा, मैं एक और न्यूमेरिकल लेता हूं, उससे भी आप देखिएगा। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, जैसे कोई क्वेश्चन आपसे ये कह दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी मोल ऑफ CaCO3 is required to produce मान लीजिए आपसे कह दिया कि सपोज कर लीजिए 200 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी मोल ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑफ 200 ग्राम CO2। अच्छा, इसका सॉल्यूशन कैसे देखेंगे? आप मोल मोल एनालिसिस पे जाइएगा, मतलब सारी चीजें मोल में पहले कन्वर्ट कर लीजिए। ये कह रहा है 200 ग्राम ऑफ CO2, तो 200 ग्राम ऑफ CO2 का मोल कितना हो जाएगा? NCO2 हम कितना लिखेंगे? गिवन मास इज डिवाइडेड बाय क्या? मॉलिक्यूलर मास। ये 100 बाय कितना हुआ? 22, या 50 बाय कितना होगा? 11। इतना आप कह सकते हैं। यानी इतने मोल हमको क्या करने हैं? बनाने। कैसे करेंगे हम? उसका जवाब देंगे। पहली बात तो हम सभी लोगों को रिएक्शन लिखना पड़ेगा। रिएक्शन इस तरह से होगा, और अगर हम इसमें देखें तो सभी के मोल क्या है? बराबर है। सबका कोफिशिएंट कितना है? 1 है। CO3 बराबर होगा NCaO बराबर होगा NCO। अब आप कह रहे हैं 50/11, ये मोल हमको चाहिए, इतना मोल CO2 चाहिए, तो इतना मोल CO2 को पाने के लिए मुझे इतना ही मोल लेना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं CO3 का या फिर CaO का मोल इसी के क्या होगा? बराबर होगा। ये तो क्वेश्चन में कहा नहीं है, यही क्वेश्चन में कहा, यही आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ है? तो आपके यहाँ न्यूमेरिकल बहुत आसान होंगे, पर आपको रिएक्शन बनाना आना चाहिए। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि हम केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड कैसे न्यूमेरिकल करेंगे। उसके लिए एक सिंपल सा फंडा है कि आपको मोल मोल एनालिसिस का इक्वेशन बनाना आना चाहिए। मोल मोल एनालिसिस का मतलब होता है सारी चीजों को आप मोल में कर डालें। बात समझ आई? बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा कुछ और न्यूमेरिकल के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।